तो सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा नॉलेज साथी परिवार की ओर से। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और एक बार फिर से हमें अपने नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की, और हम एक नए एक्रेडिटेशन के बारे में समाज को कुछ नई ध्यान दे पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे, और एक नए रोल के तहत हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। तो इसी श्रृंखला में सर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें सर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर होम हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, या लोगों को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई सर? देखिए, होम हेल्थ केयर प्रवीण जी ऐसा है ये नया सब्जेक्ट नहीं है, इंडिया के लिए नया है, बट अदरवाइज दूसरे कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये काफ़ी दिन से है। अगर आप यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो होम हेल्थ केयर तो वहाँ बहुत पहले से है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग है। तो जो होम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जाके इवन अक्रेडिटेशन जो प्रोग्राम भी चल रहे हैं काफ़ी दिन से, और अक्रेडिटेशन बिकम्स ए सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट फंडिंग। तो जो होम हेल्थ केयर चल रहे हैं या एजेंसी जो होम केयर प्रोवाइड कर रही हैं, उनके वहाँ के जो लोग भी हैं, लोग भी जैसे इंडिया में तो होम केयर अभी एक्सेप्टेबल भी नहीं है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में भी नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे कवर्ड है, गवर्नमेंट फंड करती है उनको, अपने अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, और वो होम केयर सर्विस लेते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत पुराना नहीं है, बट आई थिंक अभी तो 8-10 साल तो हो गए हैं कि होम हेल्थ केयर जो है शुरू हुआ है। लोगों ने यहाँ पे शुरू किया हेल्थ केयर एट होम, जो एक हमारा क्रेडिट फैसिलिटी भी है, उन्होंने भी ये काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। उन्होंने यूके की जो हेल्थ केयर एट होम यूके की कंपनी के साथ उन्होंने कुछ कोलैबोरेशन किया था और वो यहाँ पे शुरू किया उन्होंने। उसके बाद पोर्टिया आ गए, और अभी तो अपोलो होम केयर, मतलब अभी तो काफ़ी काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड में आ गए। पिछले 1.5 साल में कोविड ने तो लोगों को बता दिया कि होम केयर क्या है। जब हमने होम हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया था 3 साल पहले, तो लोग हंस रहे थे कि भाई ये क्या होता है, होम हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं, होम हेल्थ केयर होता क्या है। तो उस समय तो हम सुन रहे थे, हमें पता था कि ये तो पता नहीं था कि कोविड जैसी कोई महामारी आएगी और उससे लोगों को ये पता चलेगा कि होम केयर की क्या जरूरत है और कैसे इससे मदद मिलती है। बट हम लोगों ने ये तो सोचा था कि जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो कि इंडिया में भी बढ़ रही है, वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है, तो लोगों को घर में भी हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी। और उसी को सोचते हुए ही हम लोगों ने ये एक्रेडिटेशन प्रोग्राम डेवलप किया था। सो इंडिया में नया कंसेप्ट है, अभी भी रिलेटिवली नया ही बोलेंगे, बट 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, मैं कह सकता हूँ। कितने सारे होम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सेटअप हो गए हैं, काफ़ी लोग सेटअप हो गए हैं, छोटे स्मॉल लेवल पे भी सेटअप हुए हैं, बड़े लेवल पे सेटअप हुए हैं। तो अभी ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये काम बढ़ रहा है, लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई सभी लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों को जो जाते हैं, उनको जब अस्पताल से लौट के आते हैं तब भी उनको फॉलोअप के लिए कुछ केयर की जरूरत है। लॉन्ग टर्म केयर हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनको बहुत लंबी समय तक या तो नर्सिंग की जरूरत है या किसी तरीके की कोई मेडिकल सर्विस चाहिए चाहिए, तो उसके लिए भी होम केयर बहुत लाभदायक है। तो ये कंसेप्ट वर्ल्ड ओवर नया नहीं है, बट इंडिया में नया है। बट अभी अब मैं कहूँगा कि अब ये भी नया, इंडिया में भी नया नहीं रहा है, क्योंकि अब तो काफ़ी सारे प्लेयर आ गए हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये कंसेप्ट यही है कि आप कई कंडीशंस में होम केयर सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको नहीं जाना जरूरी है। ऐसी कंडीशन नहीं कि आपको होम अस्पताल जाना ही है, तो आपका अगर घर से ही काम चल सकता है तो डॉक्टर आपको वहीं पे देख सकते हैं, नर्सेज वहीं पे सर्विस दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, ड्रग्स वगैरह है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाते हैं लोगों को, आईवी लाइन वगैरह सब मिल जाती है। इवन आईसीयू सेटअप कर रहे हैं, तो काफ़ी दिन से आईसीयू आर बीइंग सेटअप एट होम। क्रिटिकल केयर है, ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड एट होम। सिमिलरली जो लोग लौट के आते हैं अस्पताल से, उनको पोस्ट ऑप सर्विसेज की जरूरत है, तो उनको भी जरूरत है लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बताया ये। तो कई तरीके की सर्विसेज, होम केयर काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी एरिया कवर कर लेता है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में तो होम केयर बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया है कि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। सो अगले इसी श्रृंखला में से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि
वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि किस तरह के लोगों को होम हेल्थ केयर की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया कि जो लोग किन किन लोगों को इस तरीके की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी श्रृंखला में से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो होम हेल्थ केयर कंपनीज हैं उनका क्या रोल होता है एक हॉस्पिटल के होते हुए। जनरली बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी हमें साझा करनी चाहिए कि एक हॉस्पिटल के होते हुए एक होम हेल्थ केयर कंपनी का रोल क्या है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, ये सारे सवाल जो आपने अभी पूछे या पूछने वाले हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, अस्पताल का अपना काम है कि जब अस्पताल में मरीज जाता है, उसका अपना ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद वो घर वापस आता है। अब कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि घर आने के बाद उनको और कुछ सिर्फ दवाइयाँ लेनी होती हैं, और कोई भी दवाइयाँ दे सकता है या खुद भी मरीज ले सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मरीज इमीडिएटली तैयार नहीं है अपनी खुद सेवा करने के लिए। ठीक है, उसको जरूरत है। अभी मान लीजिए कुछ सर्जरी करा के लौट रहा है, घर में और कोई नहीं है, मान लीजिए घर में और कोई रिलेटिव नहीं है और अटेंडेंट नहीं है, अगर अकेला ही है, तो वो अकेला कैसे मैनेज करेगा? उसको दिनचर्या के काम तो करने पड़ेंगे, बाथरूम भी जाना पड़ेगा, अपना काम भी करना है, सब कुछ चीजें, तो उसकी देखभाल नहीं हो पाती है। तो उसके में भी उसको होम 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 केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो मान लीजिए स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वगैरह, उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। आप काम वहां से तो वापस आ गए अस्पताल से, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म चलेगा, या तो उनको रोज जाएं, फिजियोथेरेपी मान लीजिए कराने जाना है, या कुछ और कराने जाना है, कुछ एक्सरसाइज कराए, या तो अब जाए, या फिर उनको घर में आप बुला लीजिए, तो आपकी सर्विसेज आपके घर में आ जाती है। ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग टर्म केयर हैं, जहाँ पे मतलब आपने ट्रीटमेंट तो आप अस्पताल में ले लिया, उन्होंने बता दिया कि आपको ये 3 महीने 6 महीने आपको ये चीजें करनी है। अब या तो आप अस्पताल में रहें, ठीक है, या बिल्कुल फिर आप घर में रहें। तो आपके ऑप्शन घर में है, तो अगर घर में आप कर सकते हैं तो घर में आप सर्विस ले सकते हैं। अब आईसीयू अब जैसे सेटअप हो रहे हैं, होम 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 में सेटअप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अब इसके कई कई रीजन हो सकते हैं भाई। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, कन्वीनियंस भी है। ठीक है, लोगों के हिसाब से कि जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उनको चाहिए वहाँ पे सेटअप करना, तो घर पे आईसीयू सेटअप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट चीजें हैं। अस्पताल की अपनी जगह है, और अस्पताल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। होम केयर सर्विसेज जो है एक ग्रेट सपोर्ट है अस्पताल के लिए, जो अस्पताल के वर्डन को कम कर देंगे। अब जहाँ पे अस्पताल में जाना ही जाना है, अस्पताल वैसे भी भरे हुए होते हैं जनरली। अब जिस मरीज को अस्पताल की जरूरत है कि हाँ भाई उसको अस्पताल में ही ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो कम से कम उसको जगह मिल जाए। जिसकी जरूरत नहीं है, उसका घर में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। तो अस्पताल एक जरूरी चीज है, बट अस्पताल के साथ साथ होम केयर की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में उनको बहुत दिनों तक चाहिए, सर्विस चाहिए, तो घर में मिल पाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अस्पताल में आप जब जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो आपको घर पे भी मिल सकते हैं, लेकिन अस्पताल में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ सब सुविधाएं हैं, आपको कुछ नहीं करना, मरीज गया और आपके साथ वहाँ पूरी देखभाल हो रही है। लेकिन घर में देखभाल करने के लिए आपको कोई चाहिए, तो जब तक आपके पास कोई घर में देखभाल करने के लिए नहीं है, तो आप घर में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में किसको क्या जरूरत है, वो उस हिसाब से अस्पताल में और होम केयर की सर्विसेज लेता है। तो अस्पताल तो चाहिए। अब वो सर्जरी करानी, सर्जरी तो होम केयर में नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं होंगे। आपको ज्यादा आईवी लाइन लगा देंगे, कुछ इंफ्यूजन हो जाएंगे कुछ, लेकिन जो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर वो तो घर में नहीं हो सकते, वो अस्पताल में ही होंगे। तो अस्पताल में ट्रीटमेंट हो गया, अब वापस आ गए, घर में रिहेबिलिटेशन हो रहा है या पोस्ट ऑफ केयर जिसको बोल सकते हैं वो हो रही है, तो आप घर में आप ले पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। फिजियो जैसे फिजियो तो बहुत कॉमन चीज है जो आप घर पे ले पा रहे हैं। नर्सिंग है, कुछ लोग आते हैं काफी काफी दिनों तक उनको बेड पे रहना पड़ता है सर्जरी के बाद, तो अब उनकी देखभाल कैसे करें? घर वाले नहीं कर पाएंगे, या घर वाले उतने इक्विप नहीं है ना। अब नर्सिंग की सर्विस तो नर्स ही दे पाएगी, बिल्कुल सर। है ना। ड्रेसिंग चेंज करनी है, मेडिसिन देनी है, आईवी लाइन में देनी है, इन्फ्यूजन दे देना है, या उसको पेशेंट को डिफरेंट कंडीशंस में उसको बेड पे कंटिन्यूस एक तरफ से पेशेंट लेटा भी नहीं, उसको चेंज भी कराने हैं, उसकी साइड्स भी चेंज करनी है ताकि कोई बेड सोर्स वगैरह ना हो। तो ये सब चीजें घर वाले नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक असिस्टेड मेडिकल केयर चाहिए, तो वो बिल्कुल होम केयर सर्विस दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक होम केयर सर्विस प्रोवाइडर जो है, कंपनी जो है, आपको सहायता कर सकती बिल्कुल सर। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब लोगों को मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक होम हेल्थ केयर कंपनी के बारे में कई लोगों को मिसकंसेप्शंस भी हैं कि होम हेल्थ केयर कंपनी होती किस तरीके की है। जैसे कि आपने आईसीयू सेटअप की बात की है, नर्सिंग केयर की बात की, डॉक्टर्स विजिटिंग की बात की, तो ऐसे
कई लोगों को मिसकंसेप्शन है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है कि बेसिकली सर हमें बताएं कि होम हेल्थ केयर सर्विसेज बेसिकली कितने तरीके की होती हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि आप इसे एलैबोरेट करें सर। देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है हम होम केयर सर्विसेज में। अब होम केयर सर्विसेज क्या है, एक कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीगल एंटिटी है, और इनका अपना ऑफिस होता है, इनके अपने पूरा स्टाफ है, इनका अपना हेड ऑफिस होता है, और इनके साइज अलग अलग हैं। कोई एक ही मतलब एक ही जगह ऑपरेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक शहर में दिल्ली में प्रोवाइड कर रहा है। कुछ कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो मल्टीपल सिटीज में सर्विसेज दे रही हैं। तो ये इनका एक अपना एक हेड ऑफिस होता है, जहाँ पे पूरा इनका कॉर्पोरेट ऑफिस आप उसको बोल लीजिए। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, ह्यूमन रिसोर्सेज के हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जिनके थ्रू ये लोग अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं पेशेंट्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ और अपने केयर प्रोवाइडर्स के साथ जो उनके स्टाफ हैं। तो पूरा इनका वहाँ पे पूरा सिस्टम रहता है। और उसके अलावा जो है इनके जो बड़े शहर हैं, सिटी ऑफिसेज भी हैं, सिटी में भी बना रखे हैं इन्होंने। तो इनके पास पूरा स्टाफ होता है, जिस जिस तरीके की सर्विसेज ये लोग देते हैं उस सर्विस के साथ उनका स्टाफ होता है। तो डॉक्टर की अगर जरूरत है तो डॉक्टर इनके पास होता है, नर्सिंग होती है, पैरामेडिक्स होते हैं, जो भी जिस तरीके की भी होम केयर एड्स, नर्सिंग एड्स, जो भी जिस तरीके की सर्विसेज कोई भी होम केयर प्रोवाइडर दे रहा है, उसके हिसाब सर्विस के हिसाब से ही जो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो इन लोगों के पास होते हैं। तो जब भी उनकी वेबसाइट्स हैं जिसपे सर्विसेज डाली हुई हैं, पेशेंट कैसे एनरोल कर सकता है, तो पेशेंट कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, तो इनकी एक लाइन होती है, कस्टमर लाइन, उस पर ये बात करते हैं। वो उनकी जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या जरूरत है इनको, और वो जरूरत के हिसाब से उनके पास वो सर्विसेज हैं कि नहीं है। अगर वो सर्विसेज होती है तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ केस में काफी केसेस में जहाँ पे जरूरत होती है कि ये देखना कि क्या पेशेंट को होम सर्विस दी जा सकती है, क्या उनका जो घर का एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज हैं, क्या उसके लायक हैं कि उनको, अब मान लीजिए आईसीयू है तो होम की बात कर रहे हैं। अब आईसीयू सेटअप करना इज नॉट इजी। अब उसके लिए आपको जगह भी चाहिए घर में उस हिसाब से, और आपको वहाँ पे बिजली भी चाहिए कंटिन्यूअस, है ना। ये वो सारी चीजें मशीनें चलाने के लिए, जो भी चीजों को चलाने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीजें चाहिए, ये जो भी चीज। तो ये लोग ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कहते हैं, ऑन बोर्डिंग करने से पहले पेशेंट को अपनी सर्विस में लेने से पहले ये सारी चीजें चेक करते हैं कि क्या वो सब चीजें मौजूद हैं या वो कर पाएंगे वहां पे कि नहीं कर पाएंगे। पूरा वो जांच पड़ताल करने के बाद ही वो पेशेंट्स के साथ एग्री करते हैं कि भाई हाँ हम आपको ये वाली सर्विस दे पाएंगे। ठीक, नॉर्मल सर्विसेज है तो वो सब जैसे नर्सिंग हुआ कोई, या फिजियो का कुछ हुआ, या कुछ लोगों को तो सीमित समय के लिए कुछ सर्विस चाहिए होती हैं, दिन में मान लीजिए 2 घंटे चाहिए, किसी को 4 घंटे, किसी को फुल टाइम चाहिए, 24 घंटे की सर्विस चाहिए। तो 24 घंटे में मरीज के साथ रहना है, उसकी देखभाल करनी है, और कई कई महीनों के लिए चाहिए होती है ना। तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कुछ बेड रिडन पेशेंट्स हैं, वो उठ ही नहीं पाते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी है उनकी, तो पूरा उनको तो 24 घंटे चाहिए। घर वाले, दो कंडीशन घर वाले नहीं भी है भी तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि सर्विसेज के हिसाब से इन लोगों के पास अपना पूरा ऑफिसेज होते हैं, और पूरा टेक्निकल बंदे होते हैं, नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, और टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं लोग, कम्युनिकेशन वगैरह की सारी चीजें, क्योंकि स्टाफ को बुला भेजना है कि भाई ये स्टाफ आपको जो है इस घर पे जाना है, तो वो कम्युनिकेशन सेटअप करना है, और स्टाफ को कभी कम्युनिकेशन वापस करना है। और सेफ्टी सिक्योरिटी की भी पूरी देखभाल की जाती है, क्योंकि आप घर पे भेज रहे हैं किसी स्टाफ को, वहाँ पे सेफ्टी जरूरी है उसकी ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के अस्पताल तो क्या एक बाउंड्री है, सबको पता है कि यहाँ पे मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी है, बट किसी घर में जा रहे हैं, आइसोलेटेड घर से हैं कहीं हैं, तो पता नहीं। तो सारी सेफ्टी सिक्योरिटी स्टाफ की देख पूरा वो ध्यान रखा जाता है, और पूरी सर्विस। और सर्विसेज क्या मैंने बताया, नर्सिंग सर्विसेज में, नर्सिंग में तो आप अब लिमिटेड नहीं, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी तरीके की सर्विस ले लीजिए आप, लिमिट, ओल्ड पेशेंट के लीजिए, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए ले लीजिए, डिफरेंट टाइप्स की नर्सिंग सर्विसेज जानते हैं वो। आईसीयूज की बात, हम क्रिटिकल केयर कुछ कुछ सर्विसेज आप दे रहे हैं, ऑन्कोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं, इवन सब डायलिसिस डायलिसिस भी सेटअप कर रहे हैं, डायलिसिस एट होम भी सेटअप किए गए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी रेंज है, कोई लिमिटेड नहीं है कि ऐसा है। बट कोई भी कंपनी अपनी सर्विस देने से पहले या पेशेंट को एनरोल करने से पहले ये सुनिश्चित करती है कि भाई हाँ उसके पास वो चीजें, वो कॉम्पिटेंस है, वो सुविधाएं हैं जो पेशेंट उनको मांग रहा है, प्लस पेशेंट के घर पे वो माहौल है और वो सुविधाएं हैं जो उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए चाहिए। बिल्कुल सर।
इसमें मुझे लगता है सर कि एक जो मोबाइल डायग्नोस्टिक को लेके जो फैसिलिटीज भी लोग आज की डेट में अब एड ऑन करने लगे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा, नर्सेज और डॉक्टर कंसल्टेशन के अलावा मोबाइल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी अब एड ऑन हो गई है कुछ समय से। तो कई सारी कंपनीज उस पर भी लोगों को होम हेल्थ केयर में सर्विसेज दे रही हैं सर, मुझे ऐसा हाँ लगता वो भी दे रहे हैं। अभी कोविड के टाइम में तो काफी था, डायग्नोस्टिक का एरिया बढ़ गया था, लेबोरेटरी में सैंपल कलेक्शन करना है जैसे, तो इन लोगों ने लैब्स के साथ टाई अप किया, आपने सैंपल कलेक्ट करवाया और लैब को दे दिया। पर पेशेंट को बताया जाता है कि भाई ये इस लैब में हम भेजेंगे, हम तो सिर्फ सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा लैब के लिए वहां पे बिल्कुल। देने के लिए सैंपल। तो हम आपके लिए ये चीज कर, इवन एक्सरे भी होते हैं, एक्सरे सर्विसेज, मोबाइल एक्सरे हैं, कुछ हमारी अक्रेडिट फैसिलिटीज हैं उनके पास, मोबाइल एक्सरे हैं, एक्सरे भी करते हैं। तो ये सब चीजें तो डायग्नोस्टिक भी करते हैं। उनकी अपनी लैब नहीं है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि अपनी लैब एस्टेब्लिश करें, लेकिन लैब नहीं है, वो घर घर का काम नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में यहाँ सैंपल कलेक्शन करके वो ट्रांसपोर्ट करके अपना वो उस लेबोरेटरी तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, उसमें डली हुई हैं उनके लिए, और वो कंटिन्यूस उसको काम कर भी रहे हैं। जी सर। सो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का भी जवाब लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से मिल जाएगा और डिटेल में मिल जाएगा, जो भी लोगों के मिसकंसेप्शन से वो क्लियर हो जाएंगे। सो इसी श्रृंखला में सर जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि अगर कोई कंपनी जो कि अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्टार्ट करना चाहती है, अपना एक्रेडिटेशन कराना चाहती है QAI के साथ में, उसमें एक चीज है कि बहुत कॉमन है जो कि एक आम आदमी के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मेरे भी दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आया कि क्या कोई मिनिमम मेंबर्स की क्राइटेरिया है सर QAI एक्रेडिटेशन में, क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने में तो मिनिमम जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है कि हमें मिनिमम, आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, या प्रोप्राइटरशिप है तो आप कोई इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकता है, या कोई ग्रुप में प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे स्टार्ट कर सकता है कंपनी को। लेकिन क्या एक्रेडिटेशन को कराने के लिए कोई मिनिमम मेंबर का कोई स्पेसिफिकेशन है सर, वो मैं जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है, ये मैं लिंक करूंगा इससे, जो इसका पहला सवाल आपने पूछा था, सर्विसेज क्या क्या देते हैं। तो जो कोई भी होम केयर कंपनी सर्विसेज देने के हिसाब से अपना सेटअप करती है, जो दिमाग में रख के करती है। अब जैसे सर्विसेज के मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या है, जैसे ड्रग्स ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैंने बताया आपको, एल्डरली केयर की है, काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं, स्पेसिफिक डायबिटिक सर्विसेज भी दे रहे हैं, और वो जैसे मैटरनिटी केयर भी होती है, जैसे है ना, आफ्टर डिलीवरी जो है केयर चाहिए होती है मदर बेबी को, वो कर सर्विसेज भी हैं। नर्सिंग में तो आपको रेंज ही नहीं है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस सर्जरी, मतलब जो सर्जरी के बाद नर्सिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं, पूरा पूरा करके स्किन केयर में, बॉडी केयर, मतलब पूरा है इसके अंदर ही। तो इट्स नॉट सिंपली क्लिनिकल केयर, बट अदर रिलेटेड डेली एक्टिविटीज भी पेशेंट की जो होती है ना, उनको पेशेंट की रोज टॉयलेटरिंग है, स्टीम इनहेलेशन है, या कुछ भी दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं, फिजियो केयर्स हैं, स्पीच वाले बहुत से लोग स्पीच थेरेपी चाहिए होती है उनको लॉन्ग टर्म पे, वो सब चीजें हैं, वैक्सीनेशन वगैरह। तो ये काफी चीजें जो हैं उसमें कॉमन सर्विसेज हैं। जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने एडवांस सर्विसेज भी कर रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था, डायलिसिस भी सेटअप कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर ICU भी सेटअप कर रहे हैं, एंड ऑफ लाइफ मतलब है जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको स्लोली स्लोली डिटोरिएट कर रहे हैं, उनका मतलब लिमिटेड लाइफ है, तो एंड ऑफ लाइफ डिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब लाइफ डेथ भी तो हो एक, मतलब एक तरीके से हो कि उनको, पेशेंट को कम से कम मतलब क्या कहना चाहिए, पेन हो, क्या चीजें, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखने की जरूरत होती है उसको उस समय। एक एक एथिकल एस्पेक्ट्स भी आता है, डिग्निफाइड वे ऑफ डेथ आता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते क्या सर्विसेज वो कंपनी शुरू करना चाहती है, ठीक है। बट प्राइमरीली क्या है, कोई भी आप सर्विस शुरू करें, हमारे एक्रेडिटेशन के रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। अब लीगल एंटिटी आप कैसे ड्रॉ करते हैं, या तो आप कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं, प्रोप्राइटरशिप में भी आपको, तो वो भी एक लीगल एंटिटी है, आप उसको कर सकते हैं। LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज भी बनती हैं। कोई भी जो लॉ के अंतर्गत जिसको आप लीगल एंटिटी कह सकते हैं, लीगल एंटिटी मतलब जो किसी को सू कर सकती है और कोई इसको सू कर सकता है, ये लीगल एंटिटी की डेफिनेशन होती है। सो किसी भी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के लिए चाहे कोई भी हो, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट शुड बी लीगली आइडेंटिफिएबल, उसको कहते हैं लीगली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, उसकी कोई लीगल एंटिटी होनी चाहिए। तो वो कोई भी अपने
काम क्या करना चाहते हैं, एडवांस में क्या उनके लेवल ऑफ वर्क होगा, फंक्शनिंग होगा, उनकी क्या फंडिंग है, वो अपना हिसाब से जो जिस तरीके की भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहे उसमें हमारी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होना चाहिए या सोसाइटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आप कैसे भी आप शुरू कर सकते हैं, बट वो एक टर्म में लीगल एंटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए ऐड किया था सर, क्योंकि मैंने कोविड के दौरान देखा कि बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोगों ने अपनी होम हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टार्ट की, और एक या दो लोगों ने सिर्फ शुरुआत की थी, बाद में वो काफी ग्रो कर गए। तो मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए एक्रेडिटेशन जैसी चीजों के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है कि उनको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो 2 4 10 लोगों की जो मेंबर की टीम है होम हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं वो एक्रेडिटेशन नहीं करा सकते, या वो एक ब्रांड ही सिर्फ एक्रेडिटेशन जैसी चीजों को फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, और इस क्वेश्चन का जवाब उन्हें मिल जाएगा कि वो भी बिल्कुल अपनी एक्रेडिटेशन करा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है एक्रेडिटेशन में। ना तो सर्विस से कोई लिमिटेशन है कि आप ये सर्विसेज करेंगे तभी आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा, ना ही आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटी सी कंपनी है, 3 आदमी भी काम कर रहे हैं, सिंपल बेसिक नर्सिंग सर्विसेज दे रहे हैं, सिंपल बेसिक फिजियोथेरेपी सर्विस, उसके लिए भी एक्रेडिटेशन जरूर हो सकता है। उसके कोई ऐसी कोई लिमिटेशन हमारी तरफ से नहीं है। जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोविड में तो आपने देखा ही है एकदम से सब लोगों ने, बहुत लोगों ने, सब तो नहीं बोला, बहुत लोगों ने एकदम से शुरू कर दिया। कुछ लोग जो काम कर रहे थे अस्पतालों में उन्होंने छोड़ छोड़ के अपनी कंपनियां बना ली। बट बहुत सी चीजें ऐसी सावधानी की भी यहाँ जरूरत है मरीजों के लिए। मैं आपको जनता को ये बताना चाहूंगा कि सावधानी की जरूरत है कि कभी भी ऐसी सर्विस लेने से पहले आप उनकी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने कोई कंपनी नहीं बनाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही शुरू कर दिया। कोई सीनियर नर्स है, उसको पता है कि हाँ ये ऐसे होता है, तो उन्होंने और 4 5 नर्सेस को इकट्ठा किया और अपनी नर्सिंग सर्विस शुरू कर दी। अब कॉस्ट भी ऑफ कोर्स कम ही रखेंगे, तो लोगों को जरूरत है तो लोगों ने लेना भी शुरू किया। तो हमें मरीजों को, मैं अपने कम्युनिटी को, जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी होम केयर सर्विस लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो एक लीगल एंटिटी है, वो उनका कोई लीगल औचित्य है, लीगल अस्तित्व है उनका कुछ, कि कल को बिल्कुल कुछ हो जाए तो आप उनको कुछ कहीं पकड़ सकें। और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी को घर पे बुला रहे हैं तो आपकी अपनी सेफ्टी, सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो हम एक्रेडिटेशन में ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, जो भी एक कंपनियां रखती हैं उनको अपने स्टाफ कैसे लेना है, उसकी बैकग्राउंड चेक करनी है, कैसे कैसे उसको चेक करना है क्या, क्योंकि वो भी घर पे जाएगा किसी के, उसकी भी अपनी भी सेफ्टी की जरूरत है, और जहाँ जाएगा उनको अपनी भी, उनको उनके लिए भी दोनों तरफ तो दोनों तरफ की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जरूरी सुनिश्चित कर लें कि वो ऐसा ना हो कि मतलब उनके लिए नुकसान हो जाए और कुछ पता ना हो, क्योंकि लोग मजबूरी में थे। तो कोविड में तो हमें पता है कितनी बुरी हालत थी, लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो लोग कुछ भी लेने के लिए तैयार थे, कितने लोगों को जरूरत थी, काफी कुछ हुआ। लेकिन लोगों को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि उनको ये जरूरी जान लेना है कि वो जो प्रोवाइडर है वो एक लीगल प्रोवाइडर है, लीगल सेंस की लीगल एंटिटी है, उसके पास जो प्रोवाइडर्स, सर्विस देने वाले लोग कॉम्पिटेंट है, जो जो सर्विस आपको चाहिए वो आपको उस तरीके से मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मेरा यही उद्देश्य था, और उम्मीद है कि ये जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है, और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत क्लैरिटी के साथ में चीजें समझ आ जाएंगी। इसी श्रृंखला में से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बेसिकली सर, अगर कोई संस्था अगर एक्रेडिटेशन के लिए प्लान कर रही है तो क्या कोई मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन उसे फॉलो करनी होगी? क्या क्यूआई ने इस तरीके का कुछ गाइडलाइन बनाई है कि आपको ये मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो ही आप एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, किसी भी अक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स में, वो कोई भी हो, कोई भी संस्था का अक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड हो, किसी भी, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बहुत कम की जाती हैं कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। डायरेक्टली ये चीज नहीं होती कि 2 कमरे होने चाहिए या 4 नर्सेज होनी चाहिए, ये ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। स्टैंडर्ड जेनरिक होता है कि आपको एक पेशेंट केयर के लिए, सेफ पेशेंट केयर के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें वहाँ आपके पास होनी चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड का जो फ्रेमवर्क हमारा होता है जनरली, जैसे होम केयर का भी जो फ्रेमवर्क है, हम उसमें पहले बात करते हैं कि गवर्नेंस एंड लीडरशिप, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गवर्नेंस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, तो उसकी लीडरशिप क्या है, वो कैसे चलता है, कौन उसको चलाता है,
हायर लेवल पे कौन लोग हैं, तो ये चीज गवर्नेंस लीडरशिप आ जाती है आपकी। स्टार्ट होती है लीगल एंटिटी से, यहाँ भाई पे लीगल हमारी कंपनी है, लॉ में रजिस्टर्ड है, फिर हमारे पास बोर्ड है। जरूरी नहीं कि बोर्ड हो, आपके पास छोटी कंपनी है तो बोर्ड होने की जरूरत नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई सीईओ है या डायरेक्टर है या जो भी है, मैनेजर है, ये हमारे मैनेजमेंट है, ये डिसीजन लेते हैं, तो उस हिसाब से उसको आप आगे आगे बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से फिर उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब उसमें हम बहुत डिटेल में लिखते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, कि पहले कहते हैं कि आपके पास एडुकेट नंबर होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि मैं नर्सिंग सर्विस, तो आपके पास नर्सिंग सर्विसेज आपके वर्कलोड के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 पेशेंट को ले लिया लेकिन नर्सेज आपके पास 2 हैं जो उसको कैटर नहीं कर पाएंगी। तो एडिक्वेसी जो नंबर की है वो आपकी सर्विसेज के हिसाब से, तो जैसे हॉस्पिटल में होता है, अब जितना वर्क लोड है, जितने बेड्स के हिसाब से नर्सेज है, ऐसे यहाँ पे काम के हिसाब से नर्सेज होने चाहिए, या पैरामेडिक्स होने चाहिए, या फिर डॉक्टर, जो भी आपको डॉक्टर क्लिनिकल सर्विस के लिए चाहिए वो होना चाहिए। और उसकी फिर क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन डिफाइन की है, क्या ट्रेनिंग डिफाइन की है, ये उनको डिफाइन करना है अपने आप डिफाइन। हम नहीं बोलते कि आपको उनको लेना, हम तो मिनिमम बोलते हैं कि हाँ भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब नर्सिंग सर्विसेज आप दे रहे हैं तो नर्सिंग काउंसिल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी। जीएनएम है, रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए नर्सिंग के लिए। अगर वो नर्स का काम कर रही है, जो रजिस्टर्ड नर्स करनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। डॉक्टर है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी अभी हमारा है, या स्टेट मेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं क्लिनिकल स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, वो तो मिनिमम है ही। ठीक है, अब नंबर आपको डिफाइन करना है अपनी सर्विसेज के हिसाब से क्या है। और जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे नर्सिंग एड्स हैं, होम केयर एड्स हैं, उसमें कैसी, तो आप अपने आप डिफाइन कीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है आपने उसको रखी हुई, और कैसे आप उसको चेक करते हैं। ऐसे ही फिर फैसिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो फैसिलिटी में एक तो ऑफिस, जो उनका अपना ऑफिस है, वो कैसे कैसे लेआउट है, क्या वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे आप रखते हैं, उस फिजिकल फैसिलिटी की सेफ्टी के बारे में क्या है, वो बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग सेफ है कि नहीं, तो आप बिल्डिंग का आप जो एक अप्रूव जगह है वो, अगर वगैरह फायर सेफ्टी की वहाँ पे सुविधा है, फायर सेफ्टी की नॉर्म्स हैं, लिफ्ट वगैरह है, तो जो भी चीज़ वहाँ पे सेफ्टी की, बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए जरूरत है, वो उस ऑफिस में उनके पास हो, क्योंकि मरीज तो घर पे है, ये अस्पताल से अलग चीज़ है ये, लेकिन फिजिक्स जहाँ पे स्टाफ काम करता है, उस स्टाफ में फैसिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं। और यही चीज़ रिलेटेड होती है फिर हमारी वहाँ से पेशेंट के घर से भी आल्सो। तो पेशेंट के घर पे जो फैसिलिटी आप देखते हैं, जो उस सर्विसेज को देने के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो आपने वो चेक किया कि नहीं किया, तो पूरी फैसिलिटी का भी देखते हैं। ऐसे ही फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात हम करते हैं कि भाई जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो मरीज से, जैसे रजिस्ट्रेशन किया मरीज का, फिर इवैल्यूएशन ऑनगोइंग करते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड, वो कैसे सब कुछ होता है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर पेशेंट असेसमेंट की बात करते हैं, पेशेंट केयर की बात करते हैं कि पेशेंट जब आपने अपने सर्विसेज में लिया, उसका असेसमेंट किया आपने, चेक किया अभी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या है, क्या सर्विस देनी है, उसका फिर जरूरत पड़ने पर असेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज हमारी जो पेशेंट के असेसमेंट केयर है, ऐसे ही होती है जैसे हॉस्पिटल में होती है, ये लोग वैसे ही उसको उस तरीके से करते हैं। और पेशेंट के राइट्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो चीजें इसमें हम डाली हुई है। पेशेंट का भी अपने राइट है, क्योंकि पेशेंट है वो, तो इनको भी पता होना चाहिए कि इनका, आपके पेशेंट ये राइट्स हैं, या आपकी एजुकेशन कैसे करनी है, क्या पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि क्या क्या कैसे क्या लेना है, उसकी बात समझनी है। हाँ, और दवाइयों से रिलेटेड है, मेडिकेशन सेफ्टी पूरा मैनेजमेंट है, दवाइयाँ कैसे लेनी है, किस तरीके से देनी है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, कैसे मैनेज करते हैं लोग प्रिस्क्रिप्शन की। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सी चीजें जो सर्विस होती है होम केयर में, वो लेते हैं जिनको फॉलोअप चल रहा होता है, डॉक्टर ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ था, अस्पताल से जब निकल रहे हैं वो आ रहे हैं, या लॉन्ग टर्म केयर है ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी है डॉक्टर का, अब इनको एडमिनिस्ट कराना है उसको। ठीक है, अब ये लो अपना अपना काम उस हिसाब से करते रहते हैं। ऐसे ही फिर हाइजीन हाइजीन की बात है, इन्फेक्शन कंट्रोल की बात है, चाहे वो इनके ऑफिस में हो, अभी तो कोविड से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, घर में जाके भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कैसे जो प्रोवाइडर है वो अपना क्लीन कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। तो ये पूरे एक तरीके से अस्पताल का पूरा अक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हमने आईवीएफ के बारे में बात की थी पिछले सप्ताह, ऐसे ही पूरे वही स्टैंडर्ड इसमें भी है। बस फर्क ये है कि इसमें जो है मरीज अपने घर पे है, स्टाफ कहीं और है, ऑफिस है, वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी हैं, जो भी इनको जो जरूरत है, और वहाँ से वो जाके अपनी सर्विसेज देता है। तो ये स्टैंडर्ड में जो जिसको भी जरूरत है, अगर स्टैंडर्ड हमसे ले लें, स्टैंडर्ड की कॉपी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉपी फ्री देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, देयर इज नो चार्ज। तो किसी को भी इंटरेस्ट है वो हमें ईमेल भेजे, और वो हम उसको स्टैंडर्ड का वो पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। बहुत से लोगों को तो अभी स्टैंडर्ड ही नहीं पता है,
उनको जानकारी नहीं है, तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, उनके मन में एक थोड़ा सा ये भी रहता है, अरे क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जब तक वो उसको पढ़ेंगे नहीं तो उनको जानकारी नहीं। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को स्टैंडर्ड लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अगर वो कराना चाहेंगे तो हो भी जाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा लोगों को जिस पर्पज से हमने ये क्वेश्चन बनाया था। इसी श्रृंखला में सर आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि कोई कंपनी एक्रेडिटेशन कराना चाहती है तो उसको ये एक्रेडिटेशन क्यों कराना चाहिए, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानना। देखिए, एक्रेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं ये तो हम लोग कई साल से बात करते चले आ रहे हैं, और आपका ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि फायदे क्या है। वो फायदे मतलब इसको कभी कभी तो मुझे लगता है कि समझाना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि क्या फायदे हैं। बट अगर आप फायदे की बात देखें होम केयर में, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि लोगों को आपके बारे में पता चलेगा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा ये कि आप एक अक्रेडिट होम केयर प्रोवाइडर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका इवैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी ने किया है। बिल्कुल या आप नहीं बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, या आपका मरीज नहीं बोल रहा आप अच्छे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसका आपकी सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक्रेडिटेशन बॉडी है, ये थर्ड पार्टी है। उसने आपका इवैल्यूएशन किया है, एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में इवैल्यूएशन किया है, ठीक है। और उस इवैल्यूएशन के बाद आपको ये मान्यता दी है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सहूलियत होनी चाहिए, आपके पास जो सुविधा होनी चाहिए, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज होने चाहिए, वो है उस सर्विस को देने के लिए। तो पेशेंट को उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब पेशेंट देखता है कि अच्छा ये ABC फैसिलिटी जो है क्रेडिट हुई है क्यों है इसे होम हेल्थ केयर के लिए, अच्छा इसका मतलब इसके पास क्वालिफाइड लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, इसके पास सर्विस देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी सर्विस अच्छी सर्विसेज देंगे। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो ज्यादा मरीज आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा मरीज सब्सक्राइब तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, तो बिजनेस बढ़ेगा तो जब वो आपका सबसे बड़ा फायदा हो गया। तो आपकी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है उससे, क्योंकि इससे सभी लोगों को फायदा है, देने वाले को भी सर्विस, देने वाले को भी सर्विस, लेने वाले को भी, और कम्युनिटी को भी बाई एंड लार्ज है ना। और तो यही एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो लोग देखते हैं वो तो यही है, बिजनेस कैसे बढ़ा। तो ये सबसे बड़ा बिजनेस बना। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को खुद एक कॉन्फिडेंस आता है, उनको खुद एक लगता है कि भाई हम कर तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें पूरा भरोसा नहीं है कि हम लोग किसी बेंचमार्क के लिए हैं कि नहीं है, उसको उतर पाएंगे। तो इसलिए वो एक्रेडिटेशन आप कराते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ, जो आप इंटरनली सोच रहे हैं वो सही है, आप जो बेंचमार्क सेटअप किए हैं वो बिल्कुल सही है, आप काम कर पा रहे हैं। और एक्रेडिटेशन से क्या है, एक रास्ता बनता है आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने के लिए। ये नहीं कि आज आपने किया और हम बैठे हुए हैं, बस एक्रेडिटेशन कहता है कि नहीं, अभी आप यहाँ पहुंचे हो, अभी और आगे बढ़ो, अभी और आगे बढ़ो, अभी आपको अभी और इम्प्रूव करना है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली क्या लगातार एक सीढ़ियों पे चढ़ाता रहता है ना। जर्नी जो है कंटिन्यूस चलती रहती है कि अभी अभी एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चढ़ते चलो चढ़ते चलो। तो ये अच्छा दूसरा, और दूसरा एक और बड़ा फायदा यह है कि जैसे होम हेल्थ केयर अभी जो जैसे कहते हैं कि भाई एक क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है ना। जैसे हॉस्पिटल तो एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है या रिकॉग्नाइज नहीं है। बट अभी तो कोविड में तो गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है ना। कितनी सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार ने कितने लोगों को घर पे ही कोविड मैनेजमेंट की परमिशन दी, ट्रीटमेंट कराए हैं गवर्नमेंट को। हमारी एक्रेडिट फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर एट होम है, पोटिया है, मैक्स एट होम है, इन लोगों ने काफी सर्विसेज दी हैं लोगों को, दिल्ली सरकारों के लिए भी दी हैं। तो उससे क्या होता है कि एक आपका एक दायरा बढ़ जाता है, आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। आप एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो उस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, जो एक्रेडिटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, उसका एक पार्ट बन सकते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग भी बढ़ती है आपकी, आप कुछ जानते हैं, कुछ दूसरे जानते हैं, तो आपकी नॉलेज शेयरिंग बढ़ती है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्शन के मौके मिल सकते हैं। हम लोग चाहे तो सबका एक क्या कहते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, एक प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। तो लर्निंग कैपेसिटी एक दूसरे की बढ़ती है, नो हाउ बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, पब्लिक का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा,
हम भी प्रचार करेंगे, हमारी वेबसाइट पे भी नाम आएगा, कई जगह जहाँ बात होती है हमसे रिकमेंडेशंस पूछे जाते हैं, कितने लोग पूछते हैं भाई हमें ये लेने हैं, तो हम तो आप अपनी एक्रेडिटेड फैसिलिटीज को बोलेंगे कि भाई ये एक्रेडिटेड फैसिलिटी है, ये देखो 4 है, आपको जो कन्वीनियंट लगता हो इनमें से किसी को भी आप चूज कर लो, है। लिस्ट हमारी वेबसाइट पे लगी होती है, तो इससे आपको एक विजिबिलिटी भी मिलती है, एक 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 ग्रुप को ज्वाइन करके एक उसका ग्रुप का भी फायदा मिलता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोला जाए कि ये एक स्पेसिफिक फायदा है, बट अल्टीमेटली जो आप एक कंपनी चला रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप जो देखते हैं कि मेरे को बिजनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी आपकी होगी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। आजकल तो लोग फंडिंग की बात करते हैं, तो फंडिंग वाली एजेंसीज भी ये देखती हैं कि भाई कोई सिस्टम है कि नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा है इवैल्यूएशन कराते हैं अस्पतालों का, वो देखते हैं कि भाई इनके यहाँ कुछ सिस्टम क्या है, एक्रेडिटेशन का सिस्टम है, हाँ हाँ भाई है, बहुत बढ़िया है। तो बाहर की फंडिंग एजेंसी वो तो ये देखती है कि भाई इनके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि नहीं जिससे इनकी रिकग्निशन है, क्रेडिबिलिटी है। तो ऑफ कोर्स अभी तो स्टार्टअप आ रहे हैं, कितने तो होम केयर स्टार्टअप ही है, तो वो तो फंडिंग के लिए देख रहे होंगे, तो ये तो बहुत अच्छा है उनके पास कि एक सिस्टम अगर सेटअप कर लेते हैं वो एक्रेडिटेशन का, तो उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है कि भाई हम ऑलरेडी एक ऐसे सिस्टम से जुड़ चुके हैं जो हमें लगातार मॉनिटर करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये तो बहुत बड़ा उनके लिए माइलस्टोन बन जाता है। तो बहुत फायदे हैं प्रवीण जी एक्रेडिटेशन कराने के। तो पहले कोई कराए, उसको उसका मजा तभी आना शुरू होता है, शुरू में ना लगे कि भाई ये पता नहीं क्या है, खर्चा है, ये ऐसा ऐसा कुछ खर्चा नहीं होता है। कुछ मरीजों का खर्चा आप एक तरफ रख दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। ये बस तो सोच सोच की बात है। और एक बार अगर आप सोच लेते हैं किसी चीज के बारे में और क्वालिटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो पैसा से आपको एक अमाउंट जो है वो फील नहीं आती है, आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया। इंश्योरेंस कंपनी अभी अब आ रही है, आई थिंक आईआरडीए जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उन्होंने भी बोला था कुछ कि भाई अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, और बातचीत चल रही है, कुछ कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियां उसके बारे में सोच भी रही हैं। पता नहीं शायद कुछ उन्होंने शुरू भी किया है, अभी पूरी जानकारी मुझे उसकी नहीं है, बट काफी डिस्कशन चल रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनियां इनको क्योंकि फायदे सभी को हैं। आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका खर्चा ऑफ कोर्स अगर वो घर पे कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी चीज आप घर पे कर लेंगे, नहीं, जो पॉसिबल घर पे ले सकते हैं, तो आपको इकोनॉमिक पड़ता है, आपका आना जाना भी बचता है, टाइम भी बचता है, आपको सर्विस वहीं मिल जाती है, तो इकोनॉमिक भी मिलती है आपको, वो चीजें बचती है। अस्पतालों के रिसोर्स भी बचते हैं, वो अपने किसी ज्यादा जरूरी मरीज के ऊपर खर्च किए जा सकते हैं ना। तो इकोनॉमिक्स बढ़ती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जहाँ पे कई बार मरीज नहीं एक्सेस कर पा रहा है मेडिकल केयर, नहीं जा पा रहा है, तो अगर वहीं जाके मेडिकल केयर दे जा रही तो उसको कम से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। और आप तीसरा कंपोनेंट जो हम इसको कहते हैं, मैं तो हमेशा इस चीज को जोड़ता हूँ, उसकी होम हेल्थ केयर जो है, क्वालिटी होम हेल्थ केयर जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का बहुत बड़ा एक सहयोगी है। बिल्कुल जो सर। हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम लोग बात करते हैं ग्लोबली, बिल्कुल सर कि और इंडिया सबको भी सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ केयर फॉर ऑल, क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी है, तो आप नहीं जा पा रहे भाई, तो चलो घर में पहुंचा दी सर्विस, एक्सेसिबिलिटी हो गई, है ना। अफोर्डेबिलिटी भी है, अस्पताल के कंपैरिजन में आप कम अफोर्डेबल भी कम होगा, खर्चा है। है ना, कम। और अगर आपने एक्रेडिटेशन करा दिया, उस एजेंसी जो एजेंसी अक्रेडिट है और वो सर्विस दे रही है, तो क्वालिटी भी अश्योर हो गई। तो अगर अक्रेडिट होम केयर सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये दे आर आल्सो सपोर्टिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ। तो सर इसी श्रृंखला में से जो अगला क्वेश्चन है वो पेशेंट फोकस्ड है कि एक पेशेंट के नजर से अगर देखें तो वो एक ऐसी संस्था का चयन क्यों करे जिस जो एक्रेडिटेटेड हो, या कौन सी होम हेल्थ केयर फैसिलिटी को चूज करें, तो उनका क्या फायदा होगा। मतलब जैसे एक आम किसी व्यक्ति को अप्रोच करें जो कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक्रेडिटेड भी नहीं है, और सिस्टमेटिक या एक तरीके से हम जो कहते हैं सिस्टमेटिक मैनेजमेंट नहीं है, वहां पे हो सकता है जो एजुकेटेड लोग होंगे, अनएजुकेटेड लोग होंगे, किस तरह के उन्हें नहीं पता। तो अब एक आम आदमी के नजर से कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटी को चुनना चाहिए, और उस हेल्थ केयर फैसिलिटी को चुनने से उस मरीज का क्या लाभ होगा। प्रवीण जी, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। मरीज जब भी अस्पताल की सर्विसेज भी लेता है, तो कैसे चूज करता है? इमरजेंसी में तो कोई चूज क्राइटेरिया नहीं होता, जहाँ जहाँ पहले पहुंच सकता है वहां पहुंच जाता है, इमरजेंसी। लेकिन अगर ऑप्शंस होते हैं तो चूज करता है कि हाँ भाई
डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कौन से अस्पताल में अच्छा है, सर्विसेज किस में अच्छी है, मैं इंश्योरेंस में हूँ तो कहाँ पे इंश्योरेंस मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स को वो लेके सेलेक्ट करता है, चूज करता है। अब होम केयर की जब बात करते हैं, अभी इंश्योरेंस तो नहीं है इसमें होम केयर में, जब आएगा तो शायद एक कंडीशन ये उनके लिए होगी कि हाँ कि मेरे को वहां जाना चाहिए जहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज मुझे मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल होम केयर में पेशेंट के सामने ये आना चाहिए कि जो सर्विसेज मैं लेने जा रहा हूँ, वो सर्विसेज जैसे मैं अस्पताल में ले पाऊंगा, क्या वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। पहला सवाल उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैं इस सर्विस को लेने अस्पताल में जाता हूँ तो मुझे वो सर्विस में ये चीजें मिल जाती हैं, मेरा कोई डर नहीं है, मेरे को बताइए अच्छा अस्पताल है। तो वही सवाल उसके मरीज में अभी भी आने चाहिए कि मैं ये मेरे पास 10 एजेंसीज हैं, इनमें से मैं किसके पास जाऊं। तो अब जब ये मेरे सवाल आएगा कि कौन सी अच्छी है, अब अच्छी का कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। अच्छी के नाम पसंद है मुझे, किसी का कोई कंपनी का नाम पसंद है तो मेरे लिए वो अच्छी है, मेरे घर के पास है वो अच्छी है। लेकिन होम केयर में तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि घर के पास होना चाहिए, वो आएगा आपके पास, अब वो कहाँ से 1 किलोमीटर से आ रहा है 10 किलोमीटर, ये आपकी समस्या नहीं है, तो उसी की समस्या है। तो डिस्टेंस तो आपको मैटर नहीं करती, आपको मैटर करती है नंबर वन, आप जिस सर्विस के लिए होम केयर सर्विसेज फैसिलिटी ढूंढ रहे हैं वो आपको अच्छी कहाँ मिलेगी। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे। अब आपके सामने एक अक्रेडिटेड फैसिलिटी है, एक नॉन अक्रेडिटेड फैसिलिटी है। अक्रेडिटेशन का मतलब है, कुछ लेमैन के लिए भी समझ लिया कि किसी ने इसको चेक किया है और तब इसको सर्टिफिकेट दिया, कुछ तो है इसके अंदर अलग से जो दूसरे के पास नहीं है। तो एक क्राइटेरिया तो यही उसके लिए अच्छा सा हो गया, कम से कम डिफरेंशिएटर हो गया एक। अक्रेडिटेशन बिकम्स ए डिफरेंशिएटर अमंग्स ऑल द होम केयर सर्विस फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग, कि हाँ भाई ये 100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें से ये 10 क्रेडिट हैं, तो कम से कम 90 तो आउट हो गए। बिल्कुल सही। ये नहीं कि 90 में से और काम अच्छे काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें नहीं पता वो कर रहे होंगे अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमने उनको नहीं देखा। तो एज ए पेशेंट, एज ए मरीज, हमें क्या लगेगा कि हाँ भाई ये 10 हैं तो इनमें कुछ अलग है, ये कुछ खास है, तो वो एक हमारे लिए डिफरेंशिएटर हो गया। ठीक है, तो मैं जो सर्विसेज में देख रहा हूँ कि हाँ मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, मतलब इनके पास क्लिनिक मतलब कॉम्पिटेंट बंदा होगा, क्वालिफाइड बंदा होगा, मेरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, और जो बंदा यहाँ पे या स्टाफ यहाँ आएगा वो भी ऐसे आएगा कि मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो कंपनी इस चीज को ध्यान में रखेगी कि जो मैं स्टाफ किसी मरीज के यहाँ भेजूं वो खुद एक क्रेडिबल, उसकी सब चीजें चेक की हुई हो, सब कुछ हो, तो वो पूरा अश्योर करने के बाद ही वो सर्विस के लिए उसको स्टाफ को वहां भेजेगा। तो मरीज के दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि हाँ भाई अच्छी सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, देखो डिफरेंशिएटर है ना। अब जहाँ कोई डिफरेंशिएटर नहीं होता तो लोग पूछते हैं भाई, एक दूसरे से रेफरेंस पूछते हैं कहाँ जाऊँ, तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं यहाँ गया था, एक्सपीरियंस अच्छा था खराब था, एक वो डिफरेंशिएटर होता है। तो ऐसे ही मरीज, और फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गया आपका, सेफ्टी और सिक्योरिटी का इश्यूज हो गया। तो ये उसको ध्यान में रख के मरीज सेलेक्ट करे कि हाँ भाई ठीक है। और अब तो क्या ये कंपनियां जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां जाए, इनके तो ऑफिस भी बहुत कई जगह हैं, कई सिटीज में ऑफिस खोल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक हो गया कि भाई मैं यहाँ से ले सकता हूँ, आपके शहर के हिसाब से अगर वो सर्विस उसके पास होगी वो आपको डिलीवर कर देगा। तो लिमिटेशन भी नहीं है कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है लेकिन ये मेरे यहाँ नहीं है अस्पताल, तो मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा। अब आपको पता चाहिए एक कंपनी से मुझे लेना है, तो उससे पूछो भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्या सर्विस दे पाएंगे, हाँ भाई दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वो आपको बताएंगे। तो एज ए मरीज, एक मरीज होने के नाते उनको सेलेक्ट कर क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि पहले वो देखें कि वो क्रेडिबल सर्विस कहाँ ले पाएंगे। अगर उनको लगता है कि एक अक्रेडिट फैसिलिटी उनको कुछ डिफरेंशिएटर क्रिएट करने का एक क्या कहना चाहिए रास्ता देती है, तो उसको चूज करें कि हाँ भाई ये इनसे बेटर होगा। ठीक है, तो यही चीजें ध्यान ध्यान में इसलिए चूज करनी चाहिए। और फायदे, फिर फायदे भी यही चीज है, आप क्यों जा रहे हैं वही उसके फायदे हैं। आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो वही आपके फायदे बन जाएंगे कि आपकी अच्छी सर्विसेज, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, क्लिनिकली आपके पास जो सर्विस मिलनी चाहिए वो अच्छी मिलनी है, स्टाफ अच्छा दे रहा है, और आपकी जो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एज ए हॉस्पिटल में ध्यान रखी जाती है, ऐसी यहाँ पर ध्यान रखी जा रही है चीजों की। तो उसको भी एक अच्छा महसूस होगा कि हाँ भाई चलो हमें ये अच्छी सर्विसेज मिल रही है, तो हम उस मामले में खुश है। मतलब एक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन जो लेवल आपका है वो अच्छा होना चाहिए सर्विस लेते समय। और अगर आप, जरूरी नहीं है आप सेटिस्फाई हो, ये भी नहीं जी। अक्रेडिटेशन चाहे वो होम केयर का हो या अस्पताल का हो या क्लिनिक का हो, और कहीं भी हो किसी भी दुनिया में, किसी भी कंट्री में हो, गारंटी नहीं होती है। कोई बिल्कुल। भी अस्पताल जो अक्रेडिट है वो गारंटी नहीं देगा, या कोई अक्रेडिटेशन एजेंसी किसी गारंटी नहीं देगी। ये अश्योरेंस है
कि एक मैकेनिज्म है, ये जो है सिस्टम है बना हुआ है, इससे आपको अच्छी चीजें मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन जो नहीं है। तो ये कि बहुत बड़ा एश्योरेंस है, और इस एश्योरेंस के सारे चल रहे हैं सब लोग। कितने लोगों को, कितने अस्पतालों ने कराया हुआ है दुनिया भर में, कितने अस्पतालों ने कितनी एजेंसियों से कराया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल हो गए। तो ये सब चीजें उसी चीज पर टिकी हुई है, विश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन वो विश्वास किसके ऊपर टिका हुआ है? रिकॉग्निशन पे, बिल्कुल जो किसी थर्ड पार्टी ने दिया। उनको दिया है। इसमें इसमें मैं से एक पॉइंट मुझे लगता है कि जोड़ना चाहिए, वो मैं ऐड करना चाहूंगा सर, अगर आपकी परमिशन होगी। बिल्कुल एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ कि होम हेल्थ केयर को वो कैसे मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज में, अभी कोई स्पेशल लॉ नहीं लाया जैसा कि आपने हमें जानकारी दी सर, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक सेगमेंट देती हैं पेशेंट को और या पॉलिसी होल्डर को, कि मैं खुद पॉलिसी होल्डर हूँ एक कंपनी का हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके, मतलब हेल्थ केयर इंश्योरेंस को लेके। तो उसमें क्लियर टर्म है कि पोस्ट डिस्चार्ज आपको 7 डेज 10 डेज का जो भी खर्चा होगा वो आपको कंपनी देगी। अब अगर पोस्ट डिस्चार्ज, अगर इनकेस मेरे पेशेंट की कंडीशन अगर ऐसी है कि मुझे उसे नर्सिंग केयर की जरूरत है, या मुझे किसी ऐसी आवश्यकता की जरूरत है जिसमें डॉक्टर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जो मेरे खर्चे हो रहे हैं, अगर मैं किसी एक्रेडिटेड एजेंसी के जरिए उस खर्चे को दिखाता हूँ, तो मुझे लगता है इंश्योरेंस, क्योंकि उसकी बिल की एक वैलिडिटी होगी, बिल की ऑथेंटिकेशन होगी कि हाँ मैं एक कंपनी से मैंने सर्विसेज ली थी और आज मैं इंश्योरेंस कंपनी में इस बिल को लगा रहा हूँ, तो मुझे जब उसका बिल का रिम्बर्समेंट मिलेगा तो उसका एक जस्टिफिकेशन होगा। तो एक मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोस्ट डिस्चार्ज वाले जो डेज होते हैं, या ओपीडी बेसिस पे जो उनको बेसिक फैसिलिटीज का जो अलाउंस दिया जाता है, अगर वो उस केस में अगर किसी एक्रेडिटेड एजेंसी का यूज करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ नॉन एक्रेडिटेड, जिसका कोई संस्था नहीं है, जिसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो उसके बिल जनरेट करने में दिक्कत आएगी, उनको बिल रिम्बर्स कराने में दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि होम हेल्थ केयर की इस तरीके से भी एक आम आदमी फैसिलिटी यूज कर सकता है सर। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मुझे इससे याद आया कि एक बार मेरी जब सीजीएचएस में बात हो रही थी इसी सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो आपने कहा कि पोस्ट डिस्चार्ज, पोस्ट ऑफ जैसे हॉस्पिटल से जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे फिजियो हो गया या कुछ चीज सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं अगर, तो वो उसको कवर करते हैं। तो अब ये एक पॉइंट अच्छा है कि भाई अगर वो एक्रेडिट फैसिलिटी से सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको भी, इंश्योरेंस कंपनी को भी आसानी है, उनको भी इस चीज से एक वो मिलता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी भी क्यों प्रेफर करती है, क्या कि उनकी मेन सबसे बड़ी समस्या तो उनकी बिलिंग की होती है ना, कि बिलिंग ठीक से तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक एक्रेडिट फैसिलिटी में जाते हैं, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो होम केयर सर्विसेज हो, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो बिलिंग कैसे हो रही है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, पेशेंट को बताया गया है कि नहीं, वो सब चीज़ें रीअसेसमेंट में चेंज हुई हैं क्या, कुछ कॉस्ट चेंज हुआ है तो वो इन्फॉर्म किया है कि नहीं, ये सारे प्रोसेस एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड में कवर होते हैं। तो इससे एक इसको इन चीज़ों को भी सपोर्ट मिलता है। आपने बहुत अच्छा चीज़ों को उसके साथ लिंक किया कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो उसको रियम्बर्स करने वाली है, उसके लिए भी ये एक अच्छा माध्यम बन जाता है, एक एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ से लिया है इन्होंने और इसके लिए मैं कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ठीक ठाक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लोग बिल को वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई आपने ऐसे ही तो नहीं बिल लगा दिया है, अब क्योंकि होम हेल्थ केयर सर्विसेज का बिल है और अगर वो एक्रेडिटेड संस्था है लीगल आइडेंटिटी के साथ में है, तो कंपनी का भी बिल पे करने के समय फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक आम आदमी का ये भी एक फायदा है सर। तो इसी श्रृंखला में सर आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को होम हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्रेडिटेड होम हेल्थ केयर सर्विसेज की अगर जानकारी चाहिए हो तो वो कहाँ से प्राप्त करें? अच्छा भाई, हमारे पास जो एक सबसे बड़ा साधन है हमारी वेबसाइट है। हम्म, जैसे मैंने आपको बताया www.qai.org.in, इस पे आप जाएं और इस पे जो हमने अपने हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन प्रोग्राम CHSC के अंदर सारे प्रोग्राम डाले हुए हैं, उसमें होम हेल्थ केयर का प्रोग्राम भी डाला हुआ है। तो उसमें लिस्ट ऑफ एक्रेडिट होम केयर प्रोवाइडर्स की लगी हुई है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। और जब उनके नाम के ऊपर, किसी भी नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है, जो जिसके लिए उसको अक्रेडिटेशन मिला है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो उनकी लिस्ट भी सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्विसेज उसके यहाँ पे हैं जो उसके अक्रेडिटेशन में शामिल हुई हैं, तो वहां से हम ले सकते हैं। दूसरा माध्यम है, जैसे आपका या नॉलेज साथी है, देखिए अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक ये जरिया भी बन गया, लोगों को पता चल गया कि भाई ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जब भी कभी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या कुछ हम लोग
सोशल मीडिया में कैंपेनिंग करते हैं तो उसमें भी हम लोग ये डालते हैं कि आप अपग्रेड फैसिलिटीज को जो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है वो एक ऑथेंटिक प्लेस है जहाँ पे हम लोग लिस्ट डालते हैं उसके स्कोप के साथ। बिल्कुल सर, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे। मेरा इसमें एक सर सजेशन था QI के लिए, जो मुझे लगता है कि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो, जैसा कि सर JCI ने अपनी पेशेंट को लेके एक सेंटर्ड एक अलग से वेबसाइट बनाई हुई है कि अगर किसी मरीज को JCI एक्रेडिट कोई फैसिलिटी सर्च करनी है तो वो सेपरेट उस वेबसाइट पे जाके कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम वेबसाइट अलग से ना बनाएं, बट QAI के पोर्टल पे ही ऊपर एक टॉप बॉटम में एक या कहीं पे भी एक कॉर्नर में एक सेपरेट एक कंटेंट एक वहां पे बना दें या एक बटन टाइप का वहां पे दे दें और उसका नाम कुछ पेशेंट सपोर्ट के नाम से कुछ ऐसा करके हम दे दें, जिससे कि क्योंकि कई बार एक्रेडिटेड की लिस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी की लिस्ट ढूंढना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम एक पेशेंट सपोर्ट करके कुछ ऐसा करके सर एक बना दें, सो दैट जो भी लोग अगर देखना भी चाहते हैं तो वहां पे डायरेक्टली जाके उस चीज को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा ये हमें रास्ता दिखाया है। आपका सुझाव के लिए हम आपके आभारी हैं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम बात करेंगे अपने वेबसाइट डिजाइन एडमिनिस्ट्रेटर कि वो अगर इसको कर सकता है तो होम पेज पे ही कहीं एक ऐसा बटन दिखाया जाता है कि किसी को भी, मरीज को भी या किसी को भी देखने की जरूरत है तो उससे वहां पहुंच जाए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, हम इसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर थैंक यू सर। सो इसी श्रृंखला में सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी तक QAI ने कितनी संस्थाओं को होम हेल्थ केयर फैसिलिटी के सर्विसेज के तहत कितनी संस्थाओं को अभी तक एक्रेडिटेशन दे दिया है सर? देखिए अभी हम लोगों ने 4 संस्थाएं हैं हमारी जो एक्रेडिट हुई हैं। सबसे पहले थी हमारी हेल्थ केयर एट होम जो इंडिया की आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद गार्जियन एंजल है एक कोचीन केरला में, उसको हमने एक्रेडिट किया, वो केरला स्पेसिफिक है। फिर हमने मैक्स एट होम जो कंपनी है मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की, जो मैक्स एट होम सर्विसेज हैं उसको हमने एक्रेडिट किया। फिर जो इंडिया की जो लार्जेस्ट है पोर्टिया मेडिकल, उसको किया। तो हमारी 4 ये संस्थाएं जो हैं आज की तारीख में चारों एक्रेडिट हैं। और इसके अलावा अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो अपोलो होम केयर का है, जो आई थिंक वो भी तीसरा या चौथा लार्जेस्ट होम केयर प्रोवाइडर है इंडिया का। तो उसका प्रोसेस हमारा अभी एक्रेडिटेशन के लिए चल रहा है। और तो 4 हमारी एक्रेडिट हैं, एक हमारी अभी एप्लीकेंट प्रोसेस में चल रही है और अभी कुछ और संस्थाएं हैं जो अभी तैयारी कर रही हैं। आज आपने कहा तैयारी, डॉक्यूमेंटेशन और उसको पूरी चीज़ें करनी जरूरी है, तो वो अभी अपनी तैयारी में लगी हुई है और आने वाले टाइम में वो भी अप्लाई करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या और कौन सी ऐसी संस्थाएं जो होम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को रन कर रही हैं और वो अपना शो इंटरेस्ट कर चुकी हैं आपके संस्था के एक्रेडिटेशन के तहत? तो एक नाम तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। अब अपोलो तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और बहुत सारी हैं, अभी तो नाम मेरे को एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन काफी सारी हैं जो इस समय चल रही हैं हमारे मतलब कई महीने से हमारे डायलॉग में रहती हैं कि भाई उनको कुछ मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है या कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें चल रही हैं। पेंडेमिक से थोड़ा लोग अपने फरवरी मार्च में बिजी हो गए थे, बिजनेस ज्यादा हो गया था लोगों का, तो उसमें बिजी हो गए थे, तो थोड़ा सा लोगों को डिले हुआ है, लेकिन तैयारी करने में लगे हुए हैं लोग। बट अभी जो एक्रेडिट फैसिलिटीज है हमारी, ये तो कई सारे शहरों में सर्विसेज देती हैं, तो ये काफी एरिया कवर कर लेती हैं। बट अभी बहुत हैं, अभी मतलब कितने हम लोग कभी भी कुछ सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक नई होम केयर कंपनी का नाम सामने आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हम पहुंचे और आई थिंक नॉलेज साथी के माध्यम से भी हम लोग शायद और लोगों तक पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है QI के बारे में। ये तो हमारा अपने सारी इंटरव्यूज में मैं ही बोलता हूँ कि अभी हम बहुत छोटे प्लेयर हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हम नॉलेज साथी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एक सीरीज शुरू की। कम से कम एक अवेयरनेस तो क्रिएट होगी, लोगों को पता चलेगा। कराएं ना कराएं वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। QI एक एक्रेडिटेशन बॉडी है जो नई है, जो अभी शुरू हुई है 3-4 साल पहले, और इसमें हम लोग खुश इस बात से हैं कि हम 8-10 स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए और कुछ अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। लास्ट वीक हमारा IVF का आपका आपने था, तो प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। तो अभी होम केयर भी चल रहा है, स्लोली लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन का उद्देश्य ये था कि जो संस्थाएं ऑलरेडी हैं या जो आने वाली हैं जो एक्रेडिटेशन में,
उसका नाम लोगों को पता लगेगा, तो थोड़ा सा लोगों को ये रहेगा कि अच्छा ये कंपनी भी एक्रेडिटेड है, अच्छा ये है नहीं होने वाली है, तो हम उसकी संस्था की सर्विसेज ले सकते हैं। तो उद्देश्य ये था सर। बिल्कुल, तो आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है। और मैं ऑफिशियली, देखिए, जो चीज हमारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो एप्लीकेंट का नाम और अक्रेडिट फैसिलिटी का नाम हमारी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब हम किसी का नाम ले दें लेकिन ना ना आए, वो जरूरी नहीं कि नहीं कराए नहीं ना मेरा कराए, तो बिल्कुल वो सही, पब्लिक को गलत मैसेज ना जाए कि भाई ये तो बिल्कुल बोल रहे थे कि है लेकिन ये तो नहीं है। तो वो बिल्कुल उस चीज में हम नहीं जाना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं एक भी सर, जो ऑफिशियल सोर्स है हमारा एप्लीकेंट का और अक्रेडिट का, तो ये 5 संस्थाएं जो है आज की डेट में हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सर मैं समझता हूँ इस चीज को। सर इसी श्रृंखला में से जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि जो संस्था होम हेल्थ केयर फैसिलिटी चला रही है और अगर वो एक्रेडिटेशन कराना चाहती है, तो इस एक्रेडिटेशन की फीस क्या है और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने साल की है? ठीक है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की है। 3 साल सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। और फीस जो है वो वेरिएबल है। फीस जैसे है ना, ऐसे एक ही चीज सबके लिए लागू नहीं होती है ना, इसमें तो अलग अलग साइज है। कोई थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन 10 लोग हैं, किसी में 100 लोग हैं, किसी में 300 लोग हैं, किसी में 1000 लोग, 2000 लोग, बड़े बड़े हमारे पोटिया, HCS, अपोलो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो इन सबके साइज के हिसाब से तो 4-5 कैटेगरी बनी हुई है। पेशेंट केयर एपिसोड हम लोग उसको बोलते हैं, कि एक साल में कितने पेशेंट केयर एपिसोड आपके में होते हैं। तो हमने बनाया जैसे 0 से लेके मान लीजिए 1000 पेशेंट केयर एपिसोड हुए, एक कैटेगरी है। फिर 1001 से लेके 3000 का, फिर 3 से 5000, 5 से 10,000, 15,000, उस 15,000 से ज्यादा। तो 4-5 कैटेगरी हमने बनाई हुई है ताकि किसी को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसको कम खर्चा हो, क्योंकि उसके बाद टीम भी कम जाएगी। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसके पास मल्टीपल टीम जाती है, 2 3 4 लोग जाते हैं असेसमेंट करने, क्योंकि अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं। तो वो साइज के हिसाब से कितने पेशेंट के एपिसोड है, कितना आपका वॉल्यूम है वर्क का, कितनी बार आप जाके पेशेंट के साथ टच अपन करते हैं, वो उसको केयर देते हैं, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने, अब ये इनफैक्ट इन सब ने मिलकर ही बनाया है। जो हमारी टेक्निकल कमेटी है, टेक्निकल कमेटी यही सब, जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे एक्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं, एप्लीकेंट है, इन्हीं इन्हीं के एक्सपर्ट्स हैं, इन्हीं लोगों से आए हुए हैं, सब एक्सपर्ट्स हैं। तो इन्हीं लोगों ने ही सब डिस्कस करके हम लोग बनाया था कि ये मैकेनिज्म हम रखना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए, कि जो प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे एक्रेडिटेशन प्रोग्राम में आए हैं या आ रहे हैं, उन्होंने ही मिलके ये सब कुछ डिसाइड किया कि भाई ये है हमारे लिए सही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने एक्रेडिटेशन बॉडी से फोर्स किया कि नहीं इतना पैसा लगेगा, इतना फीस लेना, नहीं नहीं नहीं। ये सब इन लोगों ने बैठ के कैटेगराइजेशन किया। ये और ये बहुत ही, मतलब मेरे को जब ये बात इन्होंने लोग बोली तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये प्रोवाइडर खुद इतने ट्रांसपेरेंट है कि ये चाहते हैं कि, और ये नहीं चाहते कि खाली यही रहे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि ये ना। ये तो मेरी बातचीत होती थी अभी, मेरी कल ही जो चेयरमैन है टेक्निकल कमेटी के डॉक्टर गौरव थुकराल, हेल्थ केयर एट होम के, उनसे बातचीत हो रही तो कहते नहीं हमें से छोटे प्लेयर्स को लाना है इसमें। अभी इसके बारे में हमें कुछ और दूसरा प्रोग्राम के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको मॉडिफाई करें ताकि दूसरे लोग भी आए। पर्पस ये नहीं कि अक्रेडिटेशन करा, पर्पस ये है कि ये इम्प्रूव कैसे करें। जो मरीज है, जो पेशेंट जो भरोसा कर रहा है होम केयर की तरफ, अब बढ़ा है, अब आगे बढ़ा है, तो इस भरोसे को जीता कैसे? कायम रखा जाए, इस भरोसे को टूटने ना दिया जाए। तो इस कैसे हम दूसरे लोगों को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ें, इसके लिए हम और कैसे, तो हम लोग ये अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे तो उससे चर्चा होगी इस बारे में। तो ये सबसे बड़ी खास बात थी कि सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम स्टैंडर्ड डेवलप किए, फिर ये प्रोग्राम डेवलप किया। और खुशी है हमें तो, जो जितने हैं उतने, क्योंकि ये डेडिकेटेड लोग, डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, दे रियली वांट टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइड गुड सर्विसेज, क्योंकि ये बेंचमार्क सेटअप करना चाहते हैं। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने की तरह आपको अपने बेंचमार्क तो वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, बनाने बहुत लगाना। और बड़ी खुशी है हमें कि ये लोग बड़ा मेहनत से अपने अपने काम को कर रहे हैं और जनता को सपोर्ट दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। उम्मीद है कि और बाकी इसकी बेसिक डिटेल मुझे लगता है कि आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी मिल जाएगी, बिल्कुल और इसका बिल्कुल हम डिटेल कोशिश करेंगे कोई लिंक जो है वो हम इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में दे दें, तो दैट इसकी जानकारी डायरेक्टली लोगों को मिल जाए। तो बिल्कुल। इसी श्रृंखला में सर अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत स्पेसिफिक है। वो ये है कि क्या क्यूआई ने होम हेल्थ केयर फैसिलिटी के एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है या कोई ऐसा रूल बनाया है जिसमें कि ये बोला गया हो या लिखा गया हो कि जो होम हेल्थ केयर फैसिलिटी के सर्विस प्रोवाइडर हैं, मीन जो डायरेक्ट जो मैन पावर है जो कि पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होगी, क्या उसकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है या उसको लेके आपने कोई स्पेसिफिक, क्योंकि आपने भी देखा होगा सर कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी, जैसा कि आपने शुरू में भी बोला और मैंने भी बहुत लोगों को देखा
कि उनकी मतलब वो खुद तो क्वालिफाइड थे, 2-4 लोगों ने जब शुरुआत की, उसके बाद जब काम बढ़ने लगा तो उन्होंने अनट्रेंड लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया और फिर उन्होंने सर्विसेज को प्रोवाइड कराया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या क्यूआई ने इस चीज को लेके कोई रूल या स्टैंडर्ड बनाया हुआ है सर? बिल्कुल, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर है हमारा, वो इस पे पूरा फोकस करता है। जैसे मैंने मेंशन किया कि जो लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है किसी भी स्टाफ पे, लाइक क्लिनिक नर्सिंग स्टाफ है, तो नर्सिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नर्स का काम कर रही है तो रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डॉक्टर अगर इन्वॉल्व है उस काम के लिए, जो डॉक्टर को करना चाहिए तो डॉक्टर ही करेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा करेगा। अगर प्रिस्क्रिप्शन देना है और पहले से शुरू आ रहा है तो वो या तो अस्पताल का डॉक्टर से लेके आ रहा है, नहीं तो इनका डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, रजिस्टर्ड काउंसिल में, मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, रजिस्टर्ड नर्स होगी। जहाँ पे ये कानून नहीं है, जहाँ पे ये नर्सिंग की या नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे जो नर्सिंग एड्स हैं, जो लोअर है, होम केयर एड्स बोलते हैं इनको, जिसमें 10th पास 12th पास लोगों को लिया जाता है, तो उनकी क्वालिफिकेशन हमने डिफाइन नहीं की, इन्होंने खुद हमने डिफाइन किया। ऑर्गेनाइजेशन को खुद डिफाइन करना है कि ये काम इनको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है हर आदमी का। तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन है आपका, आपने क्या क्वालिफिकेशन रखी है, उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया रखे हैं, क्या ट्रेनिंग आप उसको दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें चेक की जाती है कि हाँ भाई आप इस काम लोग को इसको ये काम कराने जा रहे हैं तो इसके लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। आपने उसको इक्विप किया तो ये लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, सब लोग अपना अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि हाँ भाई ये इसको हम ओरिएंटेशन दे दें, इसको ये ट्रेन कर दें, क्योंकि बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो अस्पताल से बिल्कुल अलग है ना। भाई बिल्कुल। अस्पताल में तो मरीज आता है, यहाँ आप मरीज के पास जाते हो, है ना। तो ये सब चीजें वही तो ट्रेनिंग का पार्ट है उनकी, कि आप जाते हो, ग्रीटिंग्स हैं, कैसे ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हो, कैसे आप पेशेंट से मिलते हो, कैसे बिहेव करते हो वहां पे जाके, है ना। तो ये सब चीजें जो ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है उसमें पूरी चीजें हमने डिफाइन की हुई है, और यही हम जाके चेक भी करते हैं, असेसर्स हमारे चेक करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट जॉब रोल्स के लिए, डिफरेंट जॉब फंक्शंस के लिए अपनी क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस, क्या कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, और क्या वो उस हिसाब से उनको वो चीजें कराई जा रही हैं, ट्रेन किया जा रहा है, क्वालिफाई किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है कि नहीं। तो पूरा 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 मैकेनिज्म बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये तभी मैं बोल रहा हूँ मरीज को ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से वो सर्विस ले रहा है, क्योंकि कोविड में तो बड़ा मुश्किल हुआ है लोगों को। एक ने शुरू किया और उसके बाद तो उसने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ लिया कि क्या करना है, जाके बैठना है, जाके देखना ग्लूकोज, खाली SpO2 लेनी है या ये लेना, करते रहना ऐसे करके वो करके। तो काफी चीजें हुई है, अब वो गलत है सही है देखो उसको हम लोग नहीं कह सकते, बट अगर एक सिस्टम के जाए तो वो तो सही नहीं है बिल्कुल सर। ना। तो एक विश्वास तो होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ भी कहो आपको कि 10th पास चाहिए मुझे, बट उसके बाद ये ट्रेनिंग तो मिली हो उसको कि कम से कम ये चीज कर पाएगा वो, है ना। फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट हो या कुछ भी, जो जॉब के लिए जरूरत है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और स्टाफ के लिए तो भाई स्टाफ ही तो मेन चीज है, मेन है उसके अंदर, मुझे मेन लगता है सर कंपोनेंट तो सारा स्टाफ ही है। मुझे लगता है सर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देके लोगों को और इसका क्लैरिटी देते हैं। मैं इसका जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं जितना समझ पा रहा हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ सर। जैसे कि NABH में जब हम किसी भी BMS डॉक्टर को या एक नर्सिंग असिस्टेंट को जो ANM क्वालिफिकेशन रखते तो हम उसे नर्सिंग और प्रिविलेजेस या क्लिनिकल असिस्टेंट के प्रिविलेजेस को लेके जब हम डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई आपका ये दायरा है, आपको ये काम करना है, आपकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको ये ही काम करना है, इसके आगे का काम आपको नहीं करना है। तो इसी तरीके से जो होम हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको अपनी मैन पावर का एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर देना है कि लाइक जैसे आप फ्लेबोटोमिस्ट हैं तो फ्लेबोटोमिस्ट का आप रोल कर रहे हैं तो आप 12th पास हैं तो आपको मिनिमम इतने दिन की ट्रेनिंग सेशन हमारा अटेंड करना है, या पर्टिकुलर इस चीज को लेके आपको ये ट्रेनिंग पहले हमसे लेना है इन आउट अगर आपके पास पहले से नहीं है, और फिर आपको ये काम ही करने के लिए आप अलाउ हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि इस बिल्कुल स्टैंडर्ड में आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा वही आपने एक अच्छे तरीके से समझा दिया, मेरे से बेटर समझाया आपने। वही मैंने कहा जॉब फंक्शन, जॉब बिल्कुल। फंक्शन क्या है, पहले जॉब फंक्शन डिफाइन करोगे ना, ये नर्स है, ये अर्दली है, ये हमारा नर्सिंग एड है, ये डॉक्टर है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये हमारा डायलिसिस टेक्नीशियन है, ये। तो आपने जो फंक्शन डिफाइन कर दिए, जो फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसमें आप डालिए कि क्या कौन फिट होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो बिल्कुल। आप उस स्टाफ में होनी चाहिए। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है होम केयर सर्विसेज का, स्टाफ ही तो इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि वही एक कोर है पेशेंट के साथ, स्टाफ ही एक कोर फंक्शन है
जो होम केयर सर्विस डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर वही कंपोनेंट वीक है तो फिर सर्विस का तो कोई सवाल ही नहीं बचा। फिर तो सर्विस मतलब एक, फिर तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये हमारा कवर होता है। जी सर, उम्मीद है कि लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अब। तो इसी श्रृंखला में से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या क्यूआई ने कोई ऐसा ट्रेनिंग का लिस्ट बना के दिया है मिनिमम स्टैंडर्ड के तौर पे कि हाँ भाई, अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज को एक निर्धारित समय पे आपको ये ट्रेनिंग देनी ही देनी है, सो दैट वो अगर कोई नया कैंडिडेट अगर ज्वाइन करता है जिसने पहले कभी होम हेल्थ केयर में काम ना करा हो, या अगर वो काम कर रहा है तो उसको स्पेसिफिकली उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो फिर मिनिमम ट्रेनिंग टॉपिक का कोई लिस्ट ऐसा डिफाइन किया है क्या? है। ट्रेनिंग का लिस्ट नहीं डिफाइन किया है, लेकिन जो आपने कहा वो सारा स्टैंडर्ड में कवर है कि जैसे अगर कोई नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो पहला प्रोसेस तो ये है कि आपने इसका रिक्रूटमेंट कैसे किया है, व्हाट इज योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए रिक्रूटमेंट की बात करोगे तो पूरा उसमें क्वालिफिकेशन भी आ जाएंगी। जॉब फंक्शन मैंने बोला ना एक बात, कि पहले आप इस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं तो अपने आपने क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या डिफाइन किया है, फिर आपने उसका सिलेक्शन कैसे किया है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप उसको ओरिएंटेशन कैसे दे रहे हैं अपने, क्योंकि अब नया स्टाफ आया है तो आप उसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, सर्विसेज के बारे में बताएंगे, होम केयर स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में आप ट्रेनिंग देंगे उनको कि उन एरिया में जाते हैं तो उसको हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, या इंडक्शन प्रोग्राम जिसको भी बोला जाता है। उसको ट्रेनिंग, उसकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में डली हुई है। उसके बाद टाइम टाइम से जब स्टाफ, जैसे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, वो रिक्वायरमेंट है कि भाई कंटिन्यूस क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। तो जब होता है उसमें कुछ अगर आइडेंटिफाई होता है एरिया ऑफ ट्रेनिंग, वो आप ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाइड अगर करते हो बेस्ड ऑन देयर वर्किंग देयर परफॉर्मेंस, वो उनको दी। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड में लैंग्वेज में ही कवर की गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके एंड तक सर्विस डिलीवरी तक, आप उसके सारे स्टेजेस जो हैं वो सारी स्टैंडर्ड में डिफरेंट, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं चैप्टर के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर चैप्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उसके क्राइटेरिया, वो सब उसमें उसको पूरा बांट दिया गया है कि हाँ भाई ये चीजें आपको करनी है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। सर इसी श्रृंखला में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से एक्रेडिटेशन के बारे में नहीं सोचा है या अपना एक्रेडिटेशन कराने का कोई विचार नहीं बनाया है? देखिए, मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों को इस एरिया जो होम हेल्थ केयर जो अभी आगे बढ़ रहा है, इसकी इसकी कमान आप ही लोगों के हाथ में है। सभी को मिलजुल के साथ में काम करना है और इसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार तो रखना ही है जो अभी तक बनी है, लेकिन बनी तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इसको बनाना है। क्रेडिबिलिटी, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी अस्पतालों के बारे में लोग सोचते हैं कि हमें ये अस्पताल तो सही नहीं है, ये अस्पताल अच्छा है, तो लोगों के दिमाग में बन गया कि ये अस्पताल अच्छा है, तब लोग वहां जाते जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी ये चीज बनानी पड़ेगी, लोगों के दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि हाँ, हम अच्छी सर्विसेज देते हैं, हम पेशेंट को ध्यान में रख के ही उनकी चीजों का ध्यान, जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उसी हिसाब से केयर प्रदान करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कुछ मैकेनिज्म तो अपनाना पड़ेगा कि अब आप दे रहे हैं सर्विस, तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे आपको और आगे बढ़ना है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करें। अक्रेडिटेशन आप कराना नहीं चाहते हैं, फॉर वट एवर रीजन ना कराएं, लेकिन कम से कम एक स्टैंडर्ड ले लें। स्टैंडर्ड तो हम फ्री दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे स्टैंडर्ड का। आप स्टैंडर्ड हमसे ले लें, स्टैंडर्ड को पढ़ें, उसको फॉलो करें, उसको प्रैक्टिस में जो लिखा है उसको प्रैक्टिस करें, फॉलो करें। और अभी लगता है आदमी बाद में कि हाँ, अक्रेडिटेशन करा के एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हमारी क्रेडिबिलिटी एक थर्ड पार्टी एस्टेब्लिश कर देगी, हमको प्रमोट भी करेगी। डेफिनेटली जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम भी बोलेंगे, जैसे हमने आज अपने 4 लोगों का और एक एप्लीकेंट का नाम लिया, तो बिल्कुल बोलेंगे, किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे हम बोलेंगे। तो उनको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करके एक तरीका बन जाएगा, उनको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हम एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं इस फील्ड में, हम स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन किए, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो इससे ही आपको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिजनेस में बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करें, स्टैंडर्ड का इम्प्लीमेंटेशन करें। और अगर आप अक्रेडिटेशन कराते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपका वैलिडेशन भी हो जाएगा
Accreditation is a validation of what you are doing. आप नहीं कराते हैं तो ये इंटरनल वैलिडेशन आप कर रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। पर एक्सटर्नल अगर वैलिडेशन आप कराना चाहते हैं तो फिर बोले प्रवीण वाजपेयी बोले कि हाँ भाई आप अच्छे हैं, राणा साहब बोले कि आप अच्छे हैं, है ना, कोई और बोले अच्छे हैं, तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि आप अच्छे हैं। तो अगर आप वैलिडेशन कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करा के उस वैलिडेशन को आप टेबल पर रख सकते हैं कि भाई देखिए हमने तो अपने सिस्टम को खोल के रख दिया, वी हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी केप्ट एवरीथिंग ओपन। सो वो उससे फिर आपको नेचुरली आप पब्लिक में आप क्रेडिबिलिटी ऑफ बढ़ जाएगी, हाँ भाई ये देखो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इस प्रोसेस का पार्ट बनाया है, इस प्रोसेस में अपना इवैल्यूएशन कराया और उससे प्रूव किया कि हम इस चीज को मीट करते हैं। तो यही मैसेज है, आप पढ़ें, स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करें, वो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। आप एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड ले लें और उसको पढ़ें और उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि लोगों को अब बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसी श्रृंखला में से ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक अच्छे पेशेंट के लिए एक अच्छी होम हेल्थ केयर सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। देखिए मरीज अगर सर्च कर रहा है तो हम तो भाई बोलेंगे कि एक्रेडिटेड फैसिलिटीज के पास जाओ आप, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा कोई स्केल ही नहीं है बताने का कि आप किसी और के पास जाओ, क्योंकि हमें तो उनके बारे में पता नहीं है। हमें तो उनके बारे में पता है जो हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जिनको हमारी असेसमेंट टीम ने जाके, हमारे असेसर ने जाके उनको उनका इवैल्यूएशन किया है, उनका असेसमेंट किया है, उस असेसमेंट के बेसिस पे हमने उनको एक्रेडिट किया है। और वो ऑनगोइंग असेसमेंट चलता रहता है, 15 महीने 18 महीने में उनका इवैल्यूएशन होता है, हर 3 साल पे उनका रीअसेसमेंट होता है, तो वो उस सिस्टम का पार्ट है। तो हम तो यही बोल पाएंगे कि भाई अगर आपको कोई होम केयर सर्विस चाहिए, हमारी वेबसाइट पर जाएं और ये एक्रेडिटेड फैसिलिटीज की लिस्ट लगी हुई है, आपको जो उसमें से पसंद आए, हम नहीं कह रहे कि अभी एक स्पेसिफिक पद, उसमें से आप किसी को भी चूज कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप उनसे बातचीत करें, उनसे जो। तो मरीजों के लिए, पब्लिक के लिए तो हमारा मैसेज यही है कि आप चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटी हो, आप किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में चाहे किसी भी ट्रीटमेंट के जाना चाहें, आप एक्रेडिटेड फैसिलिटी में जाएं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बट मुझे इसमें से एक पॉइंट मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कंक्लूड करने से पहले मीटिंग को। मुझे लगता है कि जो हम होम हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी कुछ कैंपेन चलाने चाहिए ऐसे सिटीज में जहाँ पे उनकी सर्विसेज अभी उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंची ही नहीं है, और बट मरीजों को वहाँ पे इस तरीके की सुविधाओं की जरूरत है, तो वो मोबाइल बेसिस पे या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कैंपेन चलाएं कि लोगों को इस बारे में अवेयर कराएं। मुझे ऐसा लगता है होम हेल्थ केयर के बारे में। बिल्कुल। तो सर इस श्रृंखला को आज यहीं समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार दोबारा से नॉलेज साथी परिवार की ओर से कि आपने हमें सारी जानकारी उपलब्ध कराई सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और नॉलेज साथी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस श्रृंखला के जरिए जुड़े और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाए, लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचा पाए, लोगों को जोड़ पाए और लोगों को ये जानकारी दे पाए कि वो कहाँ जाकर अपना इलाज ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कहाँ किस बेसिस पे वो फैसिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस होम केयर में ही नहीं, आप किसी में भी, चाहे IVF की बात हमने लास्ट टाइम करी, हो सकता है हम डायलिसिस की बात करें, क्लिनिक की बात करें, टेली हेल्थ की बात करें, कोई भी हम लोग बात करें, आप एक्रेडिटेड फैसिलिटी में जाएं, अस्पताल में जाएं तो आप एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में जाएं। तो ये चीजें हैं आपको एक बहुत बड़ा साथ देती हैं कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस देती हैं, कि एक अश्योरेंस देती हैं कि चलो भाई कुछ है इसमें जो हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने इनको देख के इनको बोला है कि ये कुछ अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं, तो हम लोग जुड़ेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नॉलेज साथी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग इस वार्तालाप के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम इसमें कामयाब हो पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।